अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13। लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 14। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और चैप्टर नंबर 13 के ये जो टॉपिक्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 13 को अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 13 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो आपके पास इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है? A statistical hypothesis is a statement about a characteristic of one or more population। आपको पता है आपके पास एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस आ जाते हैं मेनली जो आते हैं। नंबर 1 आ जाता है नल और नंबर 2 आ जाता है ऑल्टरनेटिव आ जाता है। अगर हम बात करते हैं नल की, तो नल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल an assumption to be tested for possible rejection। जब आपको ज्यादा से ज्यादा पता हो कि आप अपने रिजेक्ट करोगे अपने डाटा को, तो वो क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है। और आपको पता है कि आप इसको डिनोट किससे करते हो? एच नोट से डिनोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नीचे वो एग्जाम्पल दे रहा है, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन को टॉस किया, अब पी आपके पास आ गया 0.5। ऑब्वियसली जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास 50% चांसेस होते हैं कि आपके पास टेल आए और 50% चांसेस होते हैं आपके पास हेड आए। तो यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला हेड की, तो आपके पास पी क्या आ गया? 0.5 आ गया। ये हमारे पास क्या निकल आया? नल हाइपोथेसिस निकल आया। क्योंकि आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो सकता है कुछ देर बाद आपका टेल की वैल्यू निकल आए। और आपके पास इसके ऑल्टरनेटिव क्या होता है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। उसमें आप क्या करते हो? उसमें वो नल के ऑल्टरनेटिव होता है, नल के अगेंस्ट होता है। जैसे आपके पास नीचे वो एग्जांपल देता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसकी एज क्या है? 16 है। अब उस स्टूडेंट की एज 16 है, तो जब आपने एज नोट निकालना है तो वो आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 16। और जब आप इसका ऑल्टरनेटिव निकालोगे तो आपको पता है नॉट इक्वल आ जाएगा, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 16 आ जाएगा। और अगर आप इसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी देखना चाहते हो तो आपको पता है एक लेस देन होता है और एक क्या होता है? ग्रेटर देन के साथ होता है। तो तीन तरह के हमारे पास हाइपोथेसिस मौजूद होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे। अभी आपके पास कुछ टाइप्स हैं, कुछ चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं हाइपोथेसिस में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दीज आर, जैसे पहला आ जाता है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है कि इफ अ हाइपोथेसिस कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हाइपोथेसिस अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर दे तो उसे आप क्या कहते हो? सिंपल हाइपोथेसिस कहते हो। कंपोजिट क्या होता है कि अगर हाइपोथेसिस अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई ना कर सके तो वो क्या होता है? कंपोजिट होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? आपको पता है टाइप 1 एरर जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनाता है, और कॉमनली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं वो 0.01 एंड 0.05 ही होते हैं। और क्रिटिकल रीजन क्या होता है कि जब आप अपने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के तहत अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो तो वो क्या होता है? क्रिटिकल रीजन होता है, और उसको आप रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन टेल एंड टू टेल। ये पहले मैं आपको हाइपोथेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वन टेल एंड टू टेल क्या होता है। उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन एक बार मैं रिव्यू कर देती हूँ। वन टेल में हमारे पास क्या होता है? आपको पता है वन टेल को वन साइड भी कहते हैं। वन टेल में आपके पास क्या आता है कि दो तरह के हाइपोथेसिस आते हैं, एक लेस देन के साथ आता है और एक ग्रेटर देन के साथ आता है। लेकिन अगर आप टू टेल की बात करें तो टू टेल में इक्वल और नॉट इक्वल आता है। तो अगर आप नॉट इक्वल की बात करो तो नॉट इक्वल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक लेस देन के साथ और एक ग्रेटर देन के साथ। तो मेन डिफरेंस क्या है इसका? वन टेल के अंदर अगर आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं कि आपके पास दो तरह के क्रिटिकल रीजन्स बने हुए हैं। जो फर्स्ट क्रिटिकल रीजन है यानी फिगर 13.2 का जो ए पार्ट है, ये लेफ्ट साइड पर आपका क्रिटिकल रीजन लग रहा है। तो ये आपके पास क्या है? वन टेल की एग्जांपल है। और इसी तरह अगर आप फिगर 13.2 देख रहे हैं तो जो बी पार्ट बना हुआ है वो भी आपके पास क्या है? वन टेल की ही एग्जांपल सॉल्व की गई है यहाँ पे। और अगर आप ये वाला हाइपोथेसिस देखते हैं, ये वाला क्रिटिकल रीजन देख रहे हैं, तो आपके दोनों साइड पर क्रिटिकल रीजन लग रहे हैं, यानी कि लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो इसका मतलब ये क्या है? टू टेल है। तो टू टेल और वन टेल में डिफरेंस क्या है मेन? कि वन टेल के अंदर आप एक ही क्रिटिकल रीजन के साथ चलते हो, जबकि टू टेल के अंदर आप क्या करते हो? दो क्रिटिकल रीजन के साथ एटलीस्ट चलते हो। तो ये हमारा मेन तो पॉइंट जो था एक ये था। अब हमारे पास आ जाता है लेवल्स। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का 13.1 टेबल है जो आप लोगों ने
जुबानी तैयार करना है, क्योंकि आपको इनकी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। सो अब आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आपके पास आ जाता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग द पॉपुलेशन मीन। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, आपको पता है क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना हाइपोथेसिस डिसाइड करते हो कि आपका हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए। सो आपको पता है पहला स्टेप हमारा हाइपोथेसिस हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि आप अल्फा लिखते हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन करते हो। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हो, क्रिटिकल रीजन मेंशन करते हो। स्टेप नंबर 4 में आप जी की वैल्यू निकालते हो, और स्टेप नंबर 5 में आप क्या कर देते हो, अपने आंसर को या तो रिजेक्ट कर देते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं। अगर आप ये 5 स्टेप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो इन 5 स्टेप्स को अच्छे तरीके से रट लीजिए। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जैसे हम एग्जांपल नंबर अगर 13.2 की बात करें तो 13.2 के अंदर वो आपको कहता है द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज इन द पास्ट बीन 1120 आवर्स। आपके पास मीन लाइफ टाइम क्या है, 1120 आवर्स है। इसका मतलब म्यू आपके पास क्या है, 1120 है। कहता है विद स्टैंडर्ड एविएशन 125 आवर्स। स्टैंडर्ड एविएशन क्या है, 125 आवर्स है। सो अब आपने क्या करना है, 100 आपके पास सैंपल्स हैं, आप क्या करोगे, x बार आपके पास 107 है, वो कहता है 5% के लिए निकालो और 1% के लिए निकालो। तो व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज चूज अ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 1120। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेप नंबर 3 क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन अब हमारे पास कौन सा आएगा, टू टेल वाला आएगा, क्योंकि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो नॉट इक्वल था। उसके बाद आप क्या निकालोगे, जी निकालोगे, और उसके बाद आप अपने डेटा को रिजेक्ट कर दोगे या एक्सेप्ट कर लोगे। ये आपके जी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आपका डेटा रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल नंबर 13.3 की बात करें तो 13.3 एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज हमारी एग्जाम्पल नंबर 13.2 जैसी है। इसके अंदर भी सिंपल स्टेटमेंट है, आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस बन रहा है। हाइपोथेसिस क्या बन रहा है कि म्यू इक्वल आ रहा है 50 mg के, क्योंकि वो स्टेटमेंट में आपको कहता है द मीन वेट ऑफ अ टेबलेट ऑफ अ सर्टेन ड्रग इज क्लेम टू बी 50 mg। कि आपके पास जो मीन वेट है टेबलेट का वो क्या है, 50 mg है। तो यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की जा रही, तो इसका मतलब ये भी क्या है, टू टेल हाइपोथेसिस आपके पास बनेगा। तो ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करनी है। अब अगर हम एग्जांपल नंबर 13.3 की बात करें तो इसके अंदर वो आपके पास अगेन वही कंडीशन है। वो कहता है आपके पास अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 वैल्यूज फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव द वैल्यूज, डिस्कस द सजेशन दैट द मीन इन द वैल्यूज इज 60। अगेन वो कह रहा है कि आपके पास मीन जो है 60 है, यानी कि आपके पास जो म्यू है वो क्या है, 60 है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो ये भी आपके पास टू टेल हाइपोथेसिस है, सारी वैल्यूज मौजूद हैं। आप सिग्मा एक्स, आप x बार खुद निकालोगे सिग्मा x ओवर n से, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे और अपने डाटा को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल 13.4 जो आपके पास अगेन आपके पास वही कंडीशन है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है। वो क्या डिफरेंस अब हम देख लेते हैं। कहता है इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ particular brand of thread is 9.63 n with a standard deviation of 1.40 n। अब वो कहता है आपके पास कि एक मीन लाइफ टाइम है, पर्टिकुलर थ्रेड आपके पास क्या है, आपके पास अमाउंट क्या आ रही है, 9.63 आ रही है। अब वो लास्ट पे आपको कह रहा है कैन वी कंक्लूड एट 5% एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द थ्रेड हैज बिकेम इंफीरियर। इंफीरियर का क्या मतलब होता है, इंफीरियर का मतलब होता है कि लेस देन का साइन है, यानी कि कमी आ जाना। तो यहाँ पर आपने हाइपोथेसिस कौन सा इस्तेमाल किया, ऑल्टरनेटिव लेस देन यूज किया। सो अपनी स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ के अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा अपने आंसर को। इसी तरह अगर आप एग्जांपल नंबर 13.5 देखते हैं उसमें भी सेम यही हाइपोथेसिस है। कहता है कैन वी, इसमें वो आपको कंडीशन दे रहा है, कहता है टू टेस्ट दिस क्लेम the new medicine is tried on 70 patients and their mean time of recovery recorded to be 14.5 कहते हैं। और ऊपर वो आपको कह रहा है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है हमारे पास मीन का क्या था, 15 था। इसका क्या मतलब, अगेन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13.4 वाली ही कंडीशन आ रही है। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ के अपना इसको सॉल्व करना।
इसी तरह एग्जांपल नंबर 13.6 है, इसके अंदर भी वो आपको क्या कहता है, कहता है आपके पास एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है केबल की, मीन आपके पास 1800 है और स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास क्या है 100 है। कहता है एक नई तकनीक के तहत आपने क्लेम करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज का क्या मतलब, कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो बाकी क्वेश्चन आप इसका पूरा खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह 13.7 एग्जांपल जो है उसमें भी आपके पास सेम यही केस आता है। वो आपको कहता है, आपको स्टेटमेंट में कह रहा है इट इज क्लेम्ड दैट एन ऑटोमोबाइल इज ड्राइवन ऑन द एवरेज मोर देन 12,000। मोर देन का मतलब आपके पास ग्रेटर देन का साइन यूज होगा। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है, जबकि नल आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा और इक्वल के साथ ही आप उसको लेके चलेंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 13.8 अगर आप देख रहे हैं तो एग्जांपल नंबर 13.8 के अंदर भी वो आपको क्या कह रहा है, कहता है मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ हिज लाइट बल्ब इज 2000 और क्या कहता है कि उसकी जो एवरेज लाइफ टाइम है वो क्या है 2000 है। इसका मतलब वो आपको क्या कहना चाह, फिर वो कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस। अगर आप इसकी लास्ट लाइन देखें, कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मैन्युफैक्चरर इज ओवर एस्टिमेटिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब। यानी कि आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी लाइफ टाइम, उसके एक मैन्युफैक्चरर का क्लेम है कि उसकी जो बल्ब की लाइफ टाइम है वो क्या है 2000 पर और है। तो आपने क्या निकालना है, वो कहता है कि टेस्ट हाइपोथेसिस करो कि ओवर एस्टिमेटिंग हो, यानी कि इससे कम होना चाहिए, मतलब 2000 से कम वो करे। तो इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस क्या बनेगा, म्यू इज लेस देन 2000 ओर्स। और बाकी सारा आपने सेम उसी तरह फाइंड आउट करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है, क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, फिर आपने एस निकालना है, जी निकालना है और अपने डेटा को कंक्लूड कर देना है। सो ये हमारा टॉपिक 1 था। अब हम टॉपिक 2 की तरफ जाते हैं। टॉपिक 2 आपके पास मैंने चूज जो किया है वो आपके पास है टी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि जब आपका सैंपल साइज स्मॉल हो, यानी कि n से लेस देन 30 हो, तो आप क्या निकालते हो, टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो। यहाँ पर ऑलरेडी आपके, अगर आप इस पेज पे इस स्लाइड में देखो तो आपके पास s का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, t का फॉर्मूला भी लिखा गया और नीचे स्टेप्स भी सारे के सारे वही हैं। बस फर्क कहाँ पे आएगा, क्रिटिकल रीजन पे फर्क आएगा। यानी पिछले में आप जी इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें आप क्रिटिकल रीजन क्या इस्तेमाल करोगे, टी इस्तेमाल करोगे और इसके लिए आप टी टेबल इस्तेमाल करोगे जो आपकी बुक के लास्ट पर मौजूद है। अगर आप एग्जांपल नंबर 13.15 देखें तो उसमें वो आपको कहता है अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 इंडिविजुअल्स। अब इस 9 से मेंशन हो रहा है कि आपका ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि जो आपका रैंडम सैंपल साइज है वो 30 से लेस देन है। ठीक हो गया। फ्रॉम अ लार्ज सिटी गेव अ मीन हाइट ऑफ 68 इंचेस एंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर एस स्क्वायर। अब एक और उसने आपको पॉइंट नोट करवाया कि एस स्क्वायर स्मॉल एस से, तो आपको पता है स्मॉल एस किसके अंदर आता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आ सकता है। आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस आपका सिंपल बन रहा है। वो क्या, आपको वो क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ 68, ये आपके पास एक्स बार है। उसके बाद वो कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सिटी इज 68.5। तो इसका मतलब म्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 68.5 आ जाएगा। आप अपने सारे स्टेप्स उसी तरह सॉल्व आउट करेंगे। बस इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, सैंपल साइज का सिर्फ फर्क है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल नंबर 13.16 का ए पार्ट देखें तो इसके अंदर भी वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं 9 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। आपके पास 9 इंडिविजुअल्स हैं। 9 का क्या मतलब, एन आपके पास क्या है 9 है। इसका मतलब सैंपल साइज जो आपके पास 30 से लेस देन है, तो ये अगेन क्या होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद वो कहते हैं हाइट आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, यानी कि आपके पास एक्स गिवन है, आप क्या निकालोगे, एक्स बार निकालोगे। अब यहाँ पर आप एक्स बार सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो एस का, या दूसरे वाला यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। पेज इससे प्रीवियस वाला पेज जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर दोनों एस के फॉर्मूलाज मेंशन है, तो आप जो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन आपने सारा का सारा उन्हीं स्टेप्स की बेस पे अपना सॉल्व करना है। ये एग्जांपल नंबर 13.16 का बी पार्ट है। बी पार्ट में वो आपको कहता है अ सर्टेन ड्रग वाज गिवन टू 10 पेशेंट्स एंड द फॉलोइंग इंक्रीमेंट्स इन देयर ब्लड प्रेशर्स वाज ऑब्जर्व। आपके पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। कहता है show that the data do not indicate that the drug was responsible for these increments।
अब इसके अंदर कोई मेन कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब हाइपोथेसिस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इक्वल और नॉट इक्वल वाला इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले अब इसके अंदर आपके पास टोटल जो n है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो n आ रही है, n आपके पास टोटल 10 है, तो अगेन आपके पास n जो है 30 से लेस देन है, तो ये क्या है, t डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये 13.18 आपके पास एग्जांपल है। 13.18 एग्जांपल में वो आपको कहता है 10 स्टूडेंट्स स्पेंड द फॉलोइंग टाइम इन आवर्स ऑफ देयर स्टडीज ड्यूरिंग अ वीक। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, ये 10 स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोथेसिस मौजूद है, इसका मतलब आपको हाइपोथेसिस दे दी गई है, आपने हाइपोथेसिस फाइंड नहीं करनी। आपने हाइपोथेसिस से अगला स्टेप अल्फा लिखना है। अल्फा के बाद आपने क्या करना है, एक्स से एक्स बार निकालना है, एक्स बार के बाद आपने एस स्क्वायर निकालना है, एस स्क्वायर निकालने के बाद आपने टी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद डाटा को कंक्लूड कर देना है। तो ये हमारा इस टॉपिक इसका लास्ट एग्जांपल है। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अब पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पेयर्स मौजूद होते हैं। दीज आर, जैसे कि हमारे पास पेयर्स लिखे गए हैं x1 y1 x2 y2 अप टू सो ऑन xn yn, ये हमारे पास सारे इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं। और डिफरेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, d1 d2 अप टू सो ऑन dn तक आपके पास सारे रैंडम सैंपल्स आते हैं डिफरेंस के। सो ये हमारे पास इसका टेबल बनाया गया है। इस टेबल के अंदर उसने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास पेयर्स किस तरह बनाए जाते हैं। पहला कॉलम आपके पास किसका होता है, पेयर्स का। दूसरा कॉलम वेट्स का, यानी कि वेट बिफोर डाइट, मतलब एक्स वाले पेयर्स का। और अगला कॉलम वेट आफ्टर डाइट का, क्या मतलब है, वाई वाली टर्म्स। और डिफरेंसेस कैसे निकालते हो, x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 अप टू सो ऑन xn माइनस yn तक आप जाओगे। और नीचे t का फॉर्मूला मौजूद है, d डैश माइनस d नॉट डिवाइडेड बाय sd ओवर अंडर रूट n। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको पता है हम निकालते हैं, v इज इक्वल टू n माइनस 1। और ये याद रखिएगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.26 में अगर आप देखें तो आपके पास एक क्लास है 8 स्टूडेंट्स की, उसका डाटा मौजूद है स्टेटिस्टिक्स का। इसी तरह आपके पास एक और क्लास का डाटा मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन मार्क आर इक्वल एट द लेवल 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो पहले आपने क्या निकालना है, हाइपोथेसिस निकालने हैं। तो हाइपोथेसिस आपको पता है दो हाइपोथेसिस होते हैं, μ1 इज इक्वल टू μ2। और देन ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव लिख लोगे, देन आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखोगे, फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब आपको पता है डिफरेंसेस के अंदर हम क्या निकालते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना पड़ेगा। जब आप वो फाइंड करोगे तो आप अपना आंसर टेबल से देखोगे डाटा का। और फिर टेबल बना के टेबल में पहला कॉलम x का आएगा, सेकंड y का, देन आप d निकालोगे और फिर उसके बाद आप डिफरेंसेस निकाल लोगे और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके अपना आंसर को कंक्लूड कर दोगे। इसी तरह जो एग्जांपल आपके पास 13.27 है एज इट इज इसी तरह की है, बस आपके पास डाटा डिफरेंट है, यानी वैरायटी 1 मौजूद है, वैरायटी 2। वैरायटी 1 आपके पास क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और वैरायटी 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यूज हो जाएंगी, और वैरायटी 2 में क्या आ जाएगा, y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो आपने सारा का सारा क्वेश्चन अगेन उसी स्टेप्स पर जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल डिस्कस की, सेम वैसे ही आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। देन हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास 13.28 क्वेश्चन है। 13.28 क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। टेस्ट ये डिफरेंसेस का ही है। आपके पास बिफोर यानी कि x की वैल्यूज गिवन है और आफ्टर उसने x2 कह दिया। तो आप जो नीचे टेबल बनाओगे आप उसमें उसी तरह फाइंड आउट करोगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मिस्टेक है वो आपने सही करनी है। आपको पता है आप क्या करते हो, x1 में से माइनस करते हो x2 को, जबकि अगर आप सोल्यूशन में देखो तो उसने डिफरेंस निकाला हुआ है x2 माइनस x1। सो ये आप सही कर लीजिएगा, आपने x1 में से x2 को माइनस करना है और अपना d उसके मुताबिक लिखना है। क्लियर। और देन हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उस स्लाइड पर उसने इसका सोल्यूशन डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल आ जाती है 13.29। इसमें भी आपको अगेन वो क्या कह रहा है, आपके पास पर्सन्स मौजूद है यानी कि पेयर्स 1 से 7 तक के, वेट बिफोर गिवन है, वेट आफ्टर गिवन है। तो आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस निकालोगे। हाइपोथेसिस अब हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल का क्यों आया, क्योंकि वो कह रहा है कि एक डाइट जो दूसरी डाइट से बेहतर है। तो इसका मतलब क्या है, मोर का मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो इसी तरह वो आपको कह रहा है assume that population of weights before and after are approximately normally distributed।
जिसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आता है। सो हमने यहाँ पर वेट्स लिखने हैं और बाकी सारा आपने क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप आपका क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालोगे। स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा, क्रिटिकल रीजन निकालोगे। स्टेप नंबर 4 आप एन आपके पास मौजूद है, आपने डी निकालना है और डी बार निकालना है, और उसके बाद आप एस डी निकालोगे, और एस डी निकालने के बाद आप क्या करोगे, टी निकाल के अपना डाटा को कंक्लूड कर दोगे। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।